फिर जब वो इनके अंदर ये क्यूरियोसिटी आती है कि हमें जानना है कि हिस्ट्री में इससे पहले क्या क्या हुआ था, उसके बाद फिर वो एक हॉर्नबी रोड से, एक रोड है जिसका नाम हॉर्नबी है, वहाँ से वो गुजरते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि जो शॉप्स हैं स्ट्रीट में वो भी डिफरेंट है ना। देखिए, आप जिस एरिया में आए गए हुए होते हो या जहाँ पे रहते हो तो आपको उसके आसपास की अच्छे से नॉलेज होती है। आप चीज़ें जब डिफरेंट होंगी तो आप नोटिस तो करोगे ही करोगे, है ना। तो सेम चीज़ उनके साथ भी हो रहा था। फिर उन्होंने ध्यान दिया कि वहाँ पे जो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग थी वो भी वहाँ पे नहीं है ना। वहाँ पे क्या था, बूट्स था और वुलवर्थ डिपार्टमेंट स्टोर थे और ब्रिटिश ब्रिटिश से रिलेटेड चीज़ें थी, है ना, जैसे कि वहाँ पे ब्रिटिश का बैंक भी था। तो इनको ऐसा लग रहा था कि ये इंग्लैंड की कोई बहुत बड़ी स्ट्रीट हो। फिर वो फोर्बस बिल्डिंग एक थी वहाँ पे, होम स्ट्रीट में, वहाँ पे एंटर करते हैं। फिर वो रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं विनय गायतोंडे के बारे में। तो वो कुछ टाइम तक सर्च करती है सारे टेलीफोन लिस्ट में और स्टाफ लिस्ट में भी, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वो कहती है कि ये जो पर्सन है ये पूरे ब्रांच, इस कंपनी के पूरे ब्रांच में कहीं पे भी काम नहीं कर रहा है। और वो उनको काफ़ी शौक लगता है क्योंकि ये अपने बारे में ही पूछ रहे हैं, अपनी ही कंपनी में जाकर अपने बारे में ही पूछ रहे हैं। तो इनको ये हो रहा है कि अरे ये मेरे बारे में कोई डेटा क्यों नहीं अवेलेबल है ना। क्योंकि अब वो दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गए हैं, ठीक है। जब ये ट्रेन से जहाँ से उतरे थे वहां से ही दूसरा वर्ल्ड इनका समझ लीजिए कि शुरू हो चुका है। तो वो उनको ऐसा लग रहा है कि हम किसी दूसरी ही दुनिया में हैं। वो बिल्डिंग से बाहर आते हैं, फिर एक रेस्टोरेंट में जाकर लंच करते हैं। उसके बाद वो टाउन हॉल जानते हैं, है ना। टाउन हॉल जाते हैं। फिर जब वो टाउन हॉल जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक लाइब्रेरी, उसमें जाते हैं और फिर वो रीडिंग रूम में बैठ के हिस्ट्री बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो वॉल्यूम्स होते हैं, आपको पता है ना, बुक्स को भी अलग अलग वॉल्यूम्स, पार्ट 1 से 2 3 ऐसे करके होता है। तो वो 5 वॉल्यूम्स की बुक जो होती है उसको निकालते हैं और स्टार्ट से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम था वो अशोक, सम्राट अशोक जो थे उनके पीरियड के बारे में था। उसके बाद जो दूसरा था तो वो समुद्रगुप्त के बारे में था। तीसरा जो था वो मोहम्मद गौरी। और जो फोर्थ वॉल्यूम था वो औरंगजेब की डेथ के बाद का था, है ना। मतलब जो हिस्ट्री होती है ना, मैंने बताया था ना फर्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया कि जो हिस्ट्री होती है वो उसी टाइम से जब चीज़ें चल रही होती हैं, हैपनिंग्स हो रही होती हैं, तो लिखना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि 10-20 साल बाद आप चीज़ों को लिखो। उससे क्या होगा कि बहुत सारे इवेंट्स मिस हो जाते हैं, है ना। कभी कभी हम उसमें न्यूज़पेपर्स का भी रेफरेंसेस देते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में। तो ये सारी बुक्स को ये पढ़ते आ रहे हैं। फिर जब उन्होंने लॉस्ट लॉस्ट वॉल्यूम को जब देखा तो उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस को पाया, वॉल्यूम 5 में, है ना। तो इनको याद आया जो वो एग्जैक्ट मोमेंट जहाँ से हिस्ट्री बदल गई। मतलब कि हम लोगों का जो ये प्रेजेंट वर्ल्ड है, इसके अकॉर्डिंग वो जो वहाँ का वर्ल्ड है उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट हो गई 5th वॉल्यूम की जब बुक इन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो इनको ये पता चला कि जो मराठा थे उन्होंने पानीपत का युद्ध जीत लिया था, है ना। और अब्दाली जो था उसको काबुल से उसको चेस किया गया था मराठा आर्मी ने। और फिर वो उसका उस आर्मी को लेड कौन कर रहा था, इसका ये होता है ना कि कोई एक सिपा सालार या कोई एक जो प्रेसिडेंट होता है, मेन होता है आर्मी में, ठीक है। तो उसको कौन था, सदाशिव राव भाऊ और उसके नेफ्यू थे, ठीक है। तो बुक जो थी उसने उसमें उस वॉर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ था, लेकिन जो इंडिया में जो पावर स्ट्रगल हुआ था उसके बारे में काफ़ी सारे पॉइंट्स थे। पावर स्ट्रगल यानी कि अपनी सत्ता जमाने के लिए जब बड़ी बड़ी ताकतें आपस में टकराती हैं और जो फाइनली जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वही रूल करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी। फिर ये सारी चीज़ों को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने पाया कि जो राइटिंग स्टाइल है वो भी इनकी खुद की है ना। फिर भी वो उन चीज़ों को रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे थे जो इन्होंने उसमें लिखा हुआ था। देखिए, इस वर्ल्ड में अभी जो प्रेजेंट वर्ल्ड जहाँ से ये ट्रांजिट होकर दूसरे वर्ल्ड में पहुँच गए हैं, तो इस वर्ल्ड में एक हिस्टोरियन थे जैसा कि मैंने बताया, और ये बुक्स भी लिखा करते थे हिस्ट्री की। तो ये अपनी ही लिखी हुई बुक्स में उन चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैच करने की। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें जो हैं, जो इवेंट्स हैं वो डिफरेंट हो चुके हैं, वो इनको मिल नहीं रहा है ना। तो इनको फिर इसमें लिखा हुआ है बुक में कि वॉर के बाद क्या होता है, जो मराठा होते हैं वो नॉर्थन इंडियन रीजन में अपनी सुपेरिटी को इस्टेब्लिश कर देते हैं, है ना। और ये इससे क्या होता है कि मराठा में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब अब वो ब्रिटिश के अगेंस्ट और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं।
और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको साइड लाइन किया गया है, और उसका जो एक्सपेंशन वाला जो प्रोग्राम है उसको भी अबंडन कर दिया गया, यानी कि उस पर रोक लग गई है। उसका जो आगे जो वो बढ़ती जा रही थी, जो उसको सक्सेस मिलती जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उस पर अब बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, कमी आ गई है ना, उसके आगे बढ़ने में। तो जो मराठा रूलर्स थे उन पे भाऊ साहब और विश्वाराव का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ता जा रहा था, और विश्वाराव अपने फादर के बाद ही वो रूल करने आया था, जो कि 1780 के बाद की बात है। फिर दादा साहब जो थे उनको लोअर रैंक में असाइन किया गया था, और वो स्टेट पॉलिटिक्स से रिटायर हो चुके थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो विश्वाराव से मिलती जुलती थी, है ना। विश्वाराव उसके जो ब्रदर हैं माधवराव, वो अपनी पॉलिटिकल स्मार्टनेस और करेज की वजह से बैटल फील्ड में आते थे, और होता है ना वो पूरे इंडिया को अपनी पावर से, अपने स्किल से, जो बैटल फील्ड में उनकी जो स्किल होती है उससे इन्फ्लुएंस करते थे, है ना। और इससे धीरे धीरे क्या हो रहा था कि पूरे इंडिया पे उनका राज बढ़ता जा रहा था, है ना। मतलब कि जो पावरफुल होगा, मैंने भी बताया ना पावर की स्ट्रगल, तो जो पावरफुल होगा उसका राज बढ़ेगा। इसमें देखिए मराठास को पावरफुल बताया जा रहा है ब्रिटिश कंपनी के कंपैरिजन में, है ना, कि उनका जो एक्सपेंशन था पावर का वो पूरे इंडिया पे बढ़ता जा रहा था। और कंपनी जो है उसका इन्फ्लुएंस अब कुछ ही सिटीज़ में रह गया इंडिया की, जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, और जैसे कि ऐसा ही सेम चीज़ यूरोपियन, पोर्तुगीज़ और फ्रेंच के साथ भी हो रहा था, है ना। मतलब कि जो ब्रिटिश हमारे ऊपर इतने सालों तक राज किए, रूल किए, उनका इन्फ्लुएंस इस वाली हिस्ट्री में क्या था, काफ़ी कम था, ठीक है। और जो मराठा थे उन्होंने मुगल गवर्नमेंट को पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उस गवर्नमेंट को चलने दिया, यानी कि जो मुगल का शासन था उसको पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो ख़त्म नहीं किया, उसको वो चलने दिए। फिर 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि रूलर्स जो थे वो इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूरोप में आना शुरू हुई थी उसकी इम्पोर्टेंस को पहचान लिया, है ना। 19th सेंचुरी में ही टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस इंडियंस ने पहचान ली थी। और दूसरी तरफ क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा था। कैसे, ये कुछ चीज़ों को ऑफर करती थी, ऐड अब मतलब अपनी हेल्प ऑफर करती थी, चीज़ कुछ और चीज़ों को भी ये ऑफर करती थी जिससे कि लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट हों, और जो एक्सपर्ट्स होते थे उस रीजन में वो सिर्फ वहाँ पे लोकल सेंटर्स में ही काम करते थे। मतलब जो ब्रिटिश का जो पूरा वो था एम्पायर जो था वो बहुत ही खोखला हो चुका था। कहने का मतलब ये ट्राई तो कर रहे थे कि हम चीज़ों को अपने अंडर में लेने की कोशिश करें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, है ना। और इंडिया जो है क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, और 20th सेंचुरी में ही ये वेस्ट से इन्फ्लुएंस हो चुकी थी, इंस्पायर हो चुकी थी। और जो मराठा के जो पेशवा थे उन्होंने अपना एम्पायर क्या किया, लॉस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि तब डेमोक्रेटिक आ गई थी, डेमोक्रेसी आ गई थी इंडिया में। तो आपको पता है जब डेमोक्रेसी आएगी तो फिर जो राज शासन है वो ख़त्म हो जाता है। तो इनकी पावर भी, इनका भी शासन ख़त्म हो चुका था, इनका एम्पायर ख़त्म हो चुका था। और मुग़ल सल्तनत क्योंकि इसलिए सरवाइव कर रही थी क्योंकि उसका रहना ना रहना दोनों ही बराबर था, है ना। तो वो अभी भी एग्जिस्टेंस में थी। तो धीरे धीरे प्रोफेसर को क्या हुआ कि इंडिया को, जैसे जैसे वो इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे तो इनकी उसमें इंटरेस्ट और बढ़ता चला गया। और ये उस इंडिया से डिफरेंट था जिसको वो जानते थे, जिसके बारे में उनको पता था। तो ये जो कंट्री है यहाँ पे जहाँ पे अभी ये गए हुए हैं, इस कंट्री को पता है कि अपने पैरों पे कैसे खड़ा होना है। और ये सफ़ेद यानी कि गोरे लोगों के अब गुलाम नहीं है, उनकी स्लेव नहीं है। देखिए एकदम दूसरे वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है, है सेम चीज़ है, लेकिन वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग इसमें। और बॉम्बे जो है वो एक सब कॉन्टिनेंट बन गया था, है ना, जहाँ पे जो ब्रिटिश जो थे वो राज करते थे हमारे वाले उसमें, लेकिन वहाँ पे एकदम डिफरेंट है सब कुछ। और ये कह रहे हैं, एक ट्रिटी का हवाला दे रहे हैं 1988 की, कि ये जब 2001 जो था उस टाइम वो ट्रिटी जो थी वो एक्सपायर हो गई थी, मतलब ख़त्म हो गई थी। तो प्रोफेसर क्या कर रहे हैं कि जो कंट्री ये अभी देख रहे हैं और जिस कंट्री में ये रह रहे थे, यानी कि जो हमारा वाला इंडिया है जिसके बारे में इन्होंने पूरी हिस्ट्री में लिखा हुआ है, उसका क्या कर रहे हैं, दोनों का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, कि वहाँ क्या चीज़ें हैं, यहाँ क्या चीज़ें हैं। और ये अभी भी इनको ऐसा लग रहा था कि
जो इन्वेस्टिगेशन इन्होंने किया है वो इनकम्प्लीट है और इनको इस सारी चीज़ों के बारे में, स्पेशली मराठा बैटल के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है। होता है ना कि जब आपने हिस्ट्री में कुछ पढ़ रखा हो और फिर उसको आप कुछ अलग ही देख रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो जब वो बुक जो उनके सामने रखी थी, जब उसको पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक और क्लू पाया। उसमें ये लिखा था कि भाऊ साहब बैंशी बखर जो थे वो कभी भी बखर पे रिलाइड किए ही नहीं, है ना। और ये एक हिस्टोरिकल एविडेंस है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरटेनिंग, इसको इंटरटेनिंग का ही एक पार्ट समझा, है ना। उसको इन लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। और जो होता है ना, चीज़ों के साथ क्या होता है, मैनिपुलेट कर दिया जाता है। जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनको छेड़छाड़ कर दिया जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी बताई जा रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैनिपुलेट कर दी गई थी। फिर भी उन्होंने विश्वाराव के बारे में कुछ लाइन्स पाई, 3 लाइन का अकाउंट पाया, है ना। और ये उनको पता चला कि वो कैसे उसकी मौत हुई। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि विश्वाराव को एक बुलेट से उसको एक बुलेट लगी थी जो उसके कान के पास से निकल गई थी, है ना, जब वो हॉर्स हॉर्स के ऊपर भाग रहा था। क्योंकि होता है ना कभी कभी जो फाइट हो रही थी वो बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो गई थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो विश्वाराव वहाँ से भाग रहा था, ये ऐसा इस बुक में लिखा था, जो बुक ये वहाँ जाकर पढ़ रहे हैं ना। तो बुक में ये लिखा है कि ऐसा लगता था कि एक सी सेम का जो सीड होता है, एक छोटा सा जो बीज होता है, वो भी उसकी मौत का कारण बन सकता था। तो अभी ये यहाँ तक ही पढ़े थे, अभी तक इनको चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, है ना। इनको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ें इन्होंने पढ़ी थी उसमें यह था कि उसकी मौत बुलेट लगने से हुई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ है। तो इतना ही पढ़े थे, तब से लाइब्रेरियन कहता है कि अब लाइब्रेरी के बंद होने का टाइम हो गया, क्योंकि अब टाइम क्या हो रहा है, 8 o'clock हो रहा है नाइट का। तो प्रोफेसर नोटिस करते हैं कि अब रीडिंग रूम में सिर्फ वही अकेले हैं। तो वो लाइब्रेरियन से कहते हैं कि क्या वो बुक्स को वो अपने साथ रख सकते हैं जब वो लाइब्रेरी ओपन होगी। तो वो लाइब्रेरियन कहता है कि लाइब्रेरी सुबह 8 बजे मॉर्निंग में ओपन होगी, है ना। तो फिर प्रोफेसर अपनी टेबल छोड़ के उठ जाते हैं और वो जो नोट्स होता है वो अपनी राइट पॉकेट में रख लेते हैं, और जो बाखर बुक होती है उसको वो लेफ्ट में ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो एक गेस्ट हाउस में आके स्टे करते हैं और कुछ डिनर वगैरह करते हैं। उसके बाद वो आज़ाद मैदान की तरफ वॉक करते हुए जाते हैं और वहाँ पाते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो जब वो पंडाल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक लेक्चर हो रहा होता है और लोग आ और जा रहे होते हैं, ठीक है। तो उनकी अटेंशन स्टेज की तरफ थी कि वहाँ पर एक खाली चेयर और टेबल रखी थी। जो प्रेसिडेंट की जो चेयर थी वो खाली थी, है ना। तो ये मोटिवेट होकर उस चेयर की तरफ बढ़ते हैं और जो स्पीकर जो बोल रहा होता है अभी तक स्टेज पे, वो रुक जाता है और वो भी प्रोफेसर को देख के शॉक हो जाता है कि जो खाली चेयर पे आके बैठ जाते हैं, है ना। तो वो उनके ऊपर चिल्लाता है कि तुम चेयर को खाली करो। तो वो रिप्लाई करते हैं कि जो लेक्चर चल रहा था उसमें कोई भी चेयर पर्सन नहीं था। तो ये कह रहे स्पीकर कहता है कि आप यहाँ से जाइए, और उनको बताता है कि जो चेयर है वो सिर्फ आइकॉनिक है, मतलब ये एक आइकन के लिए, एक रिप्रेजेंटेशन के लिए रखी है, लेकिन ये किसी के लिए है नहीं। बेसिकली उनका कोई भी प्रेसिडेंट नहीं होता है ना। तो प्रोफेसर उसकी बातों को नहीं सुनते हैं और वो फिर जाते हैं माइक पे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। वो ये कहना शुरू करते हैं कि जो खाली चेयर है वो ऐसी है जैसे कि शेक्सपियर का हैमलेट हो। कैसे? बिना प्रिंस ऑफ डेनमार्क के। देखिए, शेक्सपियर का जो हैमलेट था एक ट्रेजेडिक नॉवेल है, ड्रामा है, और उसमें जो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है वही हीरो है। तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम शेक्सपियर के हैमलेट की बात करें और उसमें प्रिंस ऑफ डेनमार्क ही ना हो, तो वो हैमलेट जो है, वो ड्रामा जो है, वो क्या है, बिना हीरो के तो कोई कहानी ही नहीं है। पूरा जो ड्रामा है वो हैमलेट के, जो प्रिंस ऑफ डेनमार्क हैमलेट है, उसी के आसपास घूमता है ना। तो यही चीज़ ये कह रहे हैं कि ऐसे ही ये भी जो यहाँ पे सभा हो रही है जो, वो बेसलेस है, विदाउट एक प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर जो ऑडियंस होते हैं वो उनको सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ऐसा लग रहा था, साफ साफ पता चल रहा था कि जो पुराना कस्टम है वो पूरी तरह से बदल चुका है, और वो अब चेयरपर्सन में बिलीव ही नहीं करते हैं और ना ही उनके झूठे वादों में। तो वो उनसे प्रोफेसर से, पूरी जो भीड़ वहाँ बैठी थी, क्राउड, वो बार बार कह रही थी कि आप वहाँ से हटो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर को ही सुनना चाह रहे थे। लेकिन प्रोफेसर ने अपनी बात करना जारी रखा, उन्होंने कंटिन्यू रखा, और उनको ये था कि वो इस अनफ्रेंडली ऑडियंस को क्या कर लेंगे,
बहुत जल्दी विश्वास में ले आएंगे, कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, बहुत जल्दी टोमेटोज, एग्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को उनके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया, है ना। ये तो आप लोगों को पता ही होगा ना, सारे टमाटर, अंडे वगैरह तो फेंकना शुरू कर दिया। तो वो बहुत ही ब्रेवली ट्राई कर रहे थे ऑडियंस को कंट्रोल करने की, लेकिन फिर ऑडियंस उनकी तरफ आने लगी फिजिकली वहाँ से, और उनको प्लेटफॉर्म से उठाने लगी, है ना। होता है ना कि घसीट के किसी को हटा देना। अब वहाँ पे कहीं पे भी प्रोफेसर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रोफेसर थे वो राजेंद्र से बात कर रहे थे, वो ये सारी चीज़ें, जो चीज़ उनके साथ हुई थी, जो उन्होंने देखा इन कुछ दिनों में, वो सारा उसको बताते हैं राजेंद्र को। तो वो कहते हैं कि उन्होंने वो दूसरे दिन अपने आप को उन्होंने आज़ाद मैदान में ही पाया, दूसरे दिन सुबह, और जो इस रियल वर्ल्ड में था वो फिर से यहाँ पे वापस आ गए थे, और ये वाला आज़ाद मैदान इनसे फेमिलियर है, यानी कि इनके लिए जाना पहचाना था, है ना। फिर वो ये जानना चाहते थे कि वो ये 2 दिन उन्होंने कहाँ इस बिताया, जबकि वो अनकॉन्शियस थे। तो राजेंद्र भी बहुत अमेज्ड हो जाता है उनकी बातें सुनकर, वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। फिर कुछ देर बाद वो कहता है कि क्योंकि ये जो चीज़ें थी, ये वो उस ट्रक के टकराने से पहले ये सारी चीज़ों को सोच रहे थे, वॉर का जो साइड इफेक्ट होता है वो सारी चीज़ें सोच रहे थे, तो ये हो सकता है कि इल्यूजन हो। तो प्रोफेसर कहते हैं कि वो कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर वो राजेंद्र को और बताते हैं कि होता है ना कि कोई आपके ऊपर स्माइल कर रहा हो, तो वो उसको मना करते हैं कि तुम इस तरह का सेटिस्फेक्शन दिखा के मुझे मतलब वो मत करो कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि जो मेरा माइंड है वो मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहा हो, है ना। ऐसा नहीं था कि मतलब मैं बेवकूफ़ बन गया, मेरे माइंड ने मेरे साथ कोई चीटिंग की हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और फिर जब ये आर्ग्यूमेंट दोनों के बीच में हो रही होती है, मतलब राजेंद्र का कहना होता है कि या तो आपने एक कोई ड्रीम देखा, ये एक इल्यूजन था, और प्रोफेसर का कहना था कि नहीं, मैंने सच में ये 2 दिन कहीं और गुजारे हैं, कहीं और स्पेंड किए हैं। और जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि उनके पास कुछ प्रूफ है, वो प्रूफ क्या होगा, वो इस आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए प्रोफेसर उसी प्रिंटेड पेज को निकाल कर दिखाते हैं, जो लाइब्रेरी बंद होने से पहले मैंने बताया था ना, उन्होंने अपने पॉकेट में डाल दिया था। तो जब ये प्रिंटेड पेज वो राजेंद्र को दिखाते हैं तो वो भी बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है ना। तो फिर प्रोफेसर राजेंद्र को बताते हैं कि उन्होंने होता है ना कि आप कभी कभी कोई काम ऐसे ही बेध्यानी में कर लेते हो, तो उन्होंने भी बेध्यानी में ही उस पेपर को अपनी पॉकेट में रख लिया था। नहीं तो देखिए वो पेपर कहाँ का था, वो लाइब्रेरी का था, तो आप ऐसे बिना लाइब्रेरियन की परमिशन के कोई चीज़ लेकर नहीं जा सकते ना। लेकिन उन्होंने बेध्यानी में, उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था, उसको अपने पॉकेट में रख लिया था, ठीक है। और उनका ये इरादा था कि वो उसको नेक्स्ट मॉर्निंग में रिटर्न कर देंगे, लेकिन जो बुक थी वो फटी हुई थी, और वो उस जो आज़ाद मैदान, वो सारी चीज़ें जो हुई थी उसमें ही खो गई, फट के खो गई, ठीक है। तो ये जो पेज था उस बुक का एक एविडेंस था, जो कि ये कह रहे हैं कि मैंने चुराया था। ऐसा नहीं कह सकते कि चुराया था, ये अपने मुंह से भले कह रहे हैं, लेकिन वो हमको पता है कि वो उनका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, है ना। तो राजेंद्र फिर से उस पेज को पढ़ता है, और उस पर लिखा होता है कि विश्वराव ने किस तरह से बुलेट को मिस किया था, है ना। फिर वो अपनी वो वाली कॉपी जो बाखर से लिए होते हैं उसको दिखाते हैं, जिसमें के टेक्स्ट दूसरे डिफरेंट होते हैं। उसमें ये लिखा होता है कि विश्वराव को बुलेट लग गई थी, है ना, विश्वराव की मौत बुलेट से हुई थी। तो जो राजेंद्र हैं प्रोफेसर से कहते हैं कि इस एविडेंस को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि ये कोई फैंटेसी नहीं है। फिर वो प्रोफेसर से कहते हैं कि मुझे कुछ और फैक्ट्स को बताइए, कुछ और चीज़ें बताइए। फिर राजेंद्र उनसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो था, ये कैस्ट्रोस्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस है जिससे वो अभी अभी गुजरे हैं, है ना। बेसिकली क्या हुआ था कि होता है ना स्विच हो जाना, आप इस वर्ल्ड से होते हो तो इस वर्ल्ड में चले गए, आप यहाँ भी हो यहाँ भी हो, और आपको ऐसा नहीं पता ही नहीं लग रहा है कि आप कहाँ हो। मतलब होता है ना कि इस तरह से आप स्विच हो गए और आपको लग रहा है कि हम तो अपनी ही दुनिया में हैं, और चीज़ें वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कभी कभी होता है ना कि हम सपना देख रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो सेम चीज़ प्रोफेसर के साथ हो रही थी, लेकिन वो रियल में ही वो दूसरे वर्ल्ड में गया था। ऐसा नहीं था कि वो उनकी इमेजिनेशन का कोई पार्ट था या वो इल्यूजन था, ऐसा नहीं था, ठीक है। बहुत सारे डायमेंशंस हमारे इस अर्थ के आसपास हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे साइंटिफिक इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ ऐसी हैपनिंग्स हो जाती हैं जिनकी वजह से एक आयाम दूसरे आयाम से, यानी एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन से अटैच हो जाता है, और यहाँ का इंसान वहाँ, वहाँ का इंसान यहाँ, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने बुक्स में बहुत पढ़ा है, स्पेशली कॉमिक्स बुक में मैंने बहुत पढ़ा है। अब ये कितना रियल है ये नहीं कह सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि जो फिक्शन होता है उसमें कुछ भी लिख दो, है ना। तो इसकी रियलिटी पे बहस नहीं करते, बट
ये है कि एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रोफेसर सच में उस वर्ल्ड में गए थे ना, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फिर वो जब राजेंद्र उस चीज़ों को पढ़ते हैं तो उनको और चीज़ें बताते हैं। फिर प्रोफेसर भी उनको बताते हैं कि जो कैटास्ट्रॉफी थी उन्होंने वो पानीपत की बैटल में उस चीज़ को अप्लाई किया था। जो अब्दाली और मराठा आर्मी थे वो बोथली बहुत ही स्ट्रांग थे, है ना, और उनकी जो फोर्स थी और जो ट्रूप्स थे वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, यानी कि जो उनकी सेनाएं थी, उनके जो हथियार थे वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो विक्ट्री थी ये किस पे डिपेंडेंट थी, कि जो लीडरशिप हो और जो मोरल हो ट्रूप्स का, उस पर ही डिपेंडेंट थी। यानी कि किस तरह से उन ट्रूप्स का, उन सोल्जर्स का, उस आर्मी का किस तरह से यूज़ हुआ, किस तरह से उसको मोटिवेट किया गया। होता है ना कि अगर चीज़ों को सही डायरेक्शन नहीं मिलती है तो आपके पास कितनी भी अच्छी आर्मी हो, चीज़ आपके पास हथियार हो, आर्म्स हो, लेकिन आप बैटल्स को हार जाते हो क्योंकि चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं जाती हैं, है ना। तो यही चीज़ें ये कह रहे हैं कि वहाँ पे भी ये सारी फोर्सेस ने वर्क किया था। फिर ये इस पॉइंट पर आते हैं कि जो पॉइंट है यहाँ पर मराठा जो थे वो मर गए थे और ये इस बैटल का टर्निंग पॉइंट है। और विश्वराव के जो अंकल थे वो क्राउड में तेजी से गए और फिर उसके बाद वो उनको कभी दोबारा दिखाई नहीं दिए। तो कोई नहीं जानता है कि वो बचे या मर गए। और जो ट्रूप था उसने अपने मोरल को खो दिया और उसकी जो फाइटिंग स्पिरिट थी वो भी खत्म हो गई, हार गई। ठीक है, फिर राजेंद्र आगे कहता है कि ये जो फटा हुआ पेज है जिसको अभी पढ़ रहे हैं तो इसको ये पता चलता है कि चीज़ें किस तरह से, जो चीज़ें यहाँ पे हैपन हो चुकी थी वहाँ पे वो कितनी डिफरेंट वे में हैपन हुई हैं, इनसे ये चीज़ें पता चलती हैं। तो प्रोफेसर भी इसी से मिलता जुलता स्टेटमेंट उसमें ऐड करते हैं और वो वाटरलू की जो बैटल थी उसके बारे में कुछ और चीज़ें बताते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो फिर राजेंद्र अपना एक सेकंड पॉइंट बताता है कि वो इस रियलिटी को उन्होंने कैसे फेस किया, किस तरह से वो इस रियलिटी को एक्सपीरियंस किए। तो ये कह रहे हैं कि ये हमारी सेंसेस के थ्रू भी हो सकता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हो रहे होंगे उसके थ्रू भी हो सकता है, लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो जो चीज़ें हम देख रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ हमारे माइंड का एक इल्यूज़न हो, एक डेमोन्स्ट्रेशन हो, मतलब चीज़ें सच में रियल में हमारे सामने नहीं है, वो सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो राजेंद्र एक्सप्लेन करते हैं कि रियलिटी जो होती है वो हमेशा सेम नहीं होती है। देखिए जो डेमो होता है, डेमो आप लोगों ने मोबाइल जब लेने गए होंगे कभी, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, तो देखा होगा ना शॉप्स पे डेमोज रखे होते हैं, तो वो रियल तो नहीं होते हैं ना, वो सिर्फ एक रियल मोबाइल का एक रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक फेक रिप्रेजेंटेशन। तो सेम चीज़ यहाँ पे राजेंद्र भी कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमने कुछ आर्टिकल्स और स्मॉल एटम्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और जो फिजिक्शियंस हैं उन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम्स को स्टडी किया था और कुछ ऐसा सरप्राइजिंग उनको मिला था, है ना। देखिए ये थोड़ा सा इसमें साइंटिफिक वाला भी है, हिस्टोरिकल भी है, साइंटिफिक भी है। तो उन्होंने पाया था कि जो ऐसे सिस्टम है ये प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं ना, जब आप किसी चीज़ को कर रहे होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा आप उसके बारे में कोई भी प्रिडिक्शन, कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। मैंने बताया था ना इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स का इन्फ्यूज़न हुआ था जिसकी वजह से प्रोफेसर इस वर्ल्ड से ट्रांसमिट होकर उस वर्ल्ड में पहुँच गए थे। ठीक है, फिर वो एक इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल देता है कि अगर कोई गन जो है ना, वो फायर से बुलेट, मतलब जो गन है उसने एक बुलेट फायर किया, उसने एक गोली चलाई, तो आपको पता है कि ये कहाँ जाएगी, गन का निशाना क्या होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उसके बारे में प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। ठीक है, होता है ना कभी कभी कि आपको चीज़ें कुछ हद तक पता होती हैं लेकिन एग्जैक्ट वो वैसी ही होंगी, आप ये प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। तो सेम चीज़ राजेंद्र भी यहाँ पे कह रहा है। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि जो डिटर्मिनेशन का लैक था, जिसको वो जो कमी थी, और जो एक्सटर्नल विल थी उसकी भी कमी थी, है ना। तो उन्होंने कहा कि हमने इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पहले से सुना हुआ है। यानी कभी कभी होता है ना कि आप चीज़ों को उस तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे होते हो क्योंकि कहीं ना कोई चीज़ की कमी होती है। और आप लोगों को पता है कभी कभी ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो इसीलिए फेल भी हो जाते हैं। ठीक है, फिर राजेंद्र जो थे वो अपने थॉट्स के बारे में काफ़ी सोचते हैं, फिर प्रोफेसर से कहते हैं कि इस एक वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रॉन है
वो यहाँ पे भी पाया जा रहा है और वहाँ पे भी, मतलब दूसरे वर्ल्ड में भी पाया जा सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरी जगह तीसरे वर्ल्ड में पाया जाए। तो होता है ना कि जो चीज़ें होती हैं वो आपस में एक दूसरे को खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि उसकी जो लोकेशन है वो भी डिफरेंस हो सकती है, और ऑब्जर्वर को पता है कि करेक्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो हर वर्ल्ड में कहाँ पे कैसा होगा। और ये कह रहे हैं कि जो अल्टरनेटिव वर्ल्ड है तो वो भी सेम टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया ना, डायमेंशंस बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हम उनके एग्जिस्टेंस से अवेयर नहीं है। तो सेम चीज़ राजेंद्र भी कह रहा है कि एक ही टाइम में दूसरे वर्ल्ड्स भी और सारे अल्टरनेटिव वर्ल्ड जो हैं वो भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर पूछते हैं फिर राजेंद्र से, क्या उस वर्ल्ड में, जो दूसरा वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड में कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई किसी तरह से कोई कांटेक्ट हो सकता है। तो राजेंद्र कहते हैं कि ऐसा होता तो नहीं, बेसिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो दोनों वर्ल्ड हैं, है ना, वो उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं और उनके जो न्यूक्लियस हैं वो एक एटम से रिलेटेड हैं। तो होता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो हर तरह पे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और अगर बाई चांस कहीं पे कोई आपस में स्विच हो गए तभी इस तरह की चीज़ें होती हैं, है ना। फिर प्रोफेसर एक एग्जांपल देते हैं प्लैनेट्स और सन का। तो राजेंद्र कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, ये हम प्लैनेट्स को वो जानते हैं कि उसका जो पाथ होता है प्लैनेट्स का वो एक फिक्स्ड पाथ पे ही वो रोटेट करते हैं, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के उसमें केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन स्टेट 1 में होता है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और स्टेट टू में इसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हाई पोजीशन से एक लो पोजीशन पे जंप करता है, यानी कि ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। और ये जो ट्रांजिशन है ये भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो सकता है, ठीक है। ट्रांजिशन समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, एक जगह से चीज़ों का दूसरी जगह हो जाना। फिर प्रोफेसर उनको बताते हैं कि मतलब कि इसका मतलब है कि मैं एक दूसरी दुनिया में गया और फिर मैं वहाँ से वापस आया। तो वो कह रहे हैं कि राजेंद्र कहते हैं कि अभी तक जो चीज़ें आपने बताई और जो एविडेंस मिला उसके अकॉर्डिंग हम यही मान सकते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। तो वो कह रहे हैं कि कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन में क्या होता है कि जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं वो एग्जिस्ट तो करते हैं, और किसी ना किसी तरह से जो ऑब्जर्वर होता है वो एक रियलिटी को एक ही टाइम पे फेस करता है, और कभी कभी चीज़ें क्या होती हैं आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। और क्योंकि जो प्रोफेसर थे वो कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी के बारे में सोच रहे थे तो इसलिए इनके साथ ये घटना हुई, ठीक है। और ये फिर राजेंद्र आगे कहते हैं कि प्रोफेसर ने एक ट्रांजिशन बना लिया था, ऐसा उन्होंने दो वर्ल्ड का एक्सपीरियंस किया, और एक वर्ल्ड एक टाइम में और दूसरा वर्ल्ड तब जब जहाँ पे उन्होंने अपने 2 दिन बिताए, है ना। एक वर्ल्ड जहाँ पे तो वो रह ही रहे हैं और दूसरा वो वर्ल्ड जहाँ पे उन्होंने अपने 2 दिन बिताए थे। तो ये कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड की वो हिस्ट्री जो हम सब जानते हैं और जो दूसरा वर्ल्ड है उसमें कुछ फैक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, वहाँ की हिस्ट्री कुछ डिफरेंट हो सकती है। जो पानीपत की जो लड़ाई हुई थी वो उसमें जो फैक्ट्स हैं वही दोनों वर्ल्ड को अलग कर रहे हैं, है ना। उसके जो फैक्ट्स हैं वो डिफरेंट है कि विश्वराव बुलेट से मरा या बुलेट से बचा, यही फैक्ट दोनों जगह डिफरेंट है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि इस तरह के और ज़्यादा वर्ल्ड भी हो सकते हैं जहाँ जहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम हो सकते हैं, मतलब वहाँ पे फैक्ट्स और जो टाइम पीरियड चल रहा है वो डिफरेंट हो सकता है। मीन्स अगर हम लोग अभी जैसे 2024 में आज एंटर किए, आज 1 जनवरी है, हम लोग 2024 में एंटर किए हैं, तो हो सकता है कहीं वर्ल्ड में आज 2023 स्टार्ट हुआ हो, हाँ। टाइम भी डिफरेंट हो सकता है। या अभी मान लीजिए नाइट है, ऑलमोस्ट 8 o'clock हो रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो हो सकता है वहाँ पर मॉर्निंग का 8 o'clock हो रहा हो, ठीक है। तो जो आसपास हमारे वर्ल्ड है हमें उनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना। तो फिर प्रोफेसर कहते हैं कि क्या सिर्फ वही थे जिन्होंने ये ट्रांजिशन किया, मतलब सिर्फ वही यहाँ से वहाँ हुए हैं। तो राजेंद्र कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आपने ये आपके साथ क्यों हुआ, क्यों आपने ट्रांजिशन किया। तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है जब कोई कोलिजन हो रहा था तो प्रोफेसर जो थे वो कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में सोच रहे थे और इसका जो रोल होगा वॉर में उसके बारे में सोच रहे थे। तो हो सकता है जो ये पानीपत की लड़ाई के बारे में सोच रहे थे तो इनके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स थे उन्होंने एक ट्रिगर का काम किया हो और इस ट्रांजिशन को किया, है ना। यानी कि इनके न्यूरॉन्स इतना शूट किए इनके ब्रेन को कि ये उस दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गए, ठीक है। तो
उन्होंने प्रोफेसर ने इस बात को एक्सेप्ट किया, कन्फेस्ट किया कि हाँ वो सच में इस बारे में सोच रहे थे कि अगर बैटल होगी और इस तरह से होती तो उसका क्या रिजल्ट होता, और इसी चीज़ को वो एड्रेस करने जा रहे थे अपनी 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, है ना। मतलब एज अ प्रेसिडेंट इनका वो 1000 क्या होता, स्पीच या एड्रेस होता, ठीक है। तो फिर राजेंद्र हंसते हैं और उसने कहते हैं कि उसने इस रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में रिकाउंट करते हैं और फिर उसके बारे में बहुत ही अमेज्ड होते हैं ना, वंडरिंग होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो क्योंकि राजेंद्र थोड़ा सा हंसी मजाक के मूड में आ गए हैं, लेकिन प्रोफेसर फिर से सीरियस होकर कहते हैं कि उन्होंने आज़ाद मैदान में अपना 1000 प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑलरेडी कर दिया है, जब वो उस भीड़ और उस स्पीकर के द्वारा बहुत ही क्रुएलिटी पूर्वक क्या हुआ था, उनको टोका गया था ना। उन क्या क्या उनके साथ हुआ था वहाँ पर, वो सब उनको बोलने ही नहीं दे रहे थे उस वाले वर्ल्ड में जहाँ पे ये ट्रांजिशन करके चले गए थे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैं ऑलरेडी अपना 1000वां भाषण दे चुका हूँ। फिर प्रोफेसर गैरतोंडे जो थे वो जो अपनी चेयर को बचा रहे थे स्टेज पे, अब वहाँ से वो डिसअपियर हो चुके थे और वो कहते हैं कि अब मैं किसी भी ऐसी मीटिंग में दोबारा नहीं दिखूंगा, है ना। और वो जो उस सेमिनार के जो ऑर्गेनाइजर थे उनको अपना अपोलॉजी भेजते हैं, उनसे सॉरी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको ये लग रहा है कि हम तो वहाँ उस वर्ल्ड में ऑलरेडी अपना 1000वां भाषण पूरा कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, मतलब वो चीज़ जो थी वो कंप्लीट हो गई, अब हम दोबारा स्टेज को और ऑडियंस को फेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टोरी यहाँ पे जो थी ये कंप्लीट होती है। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न वाली है, थोड़ा सा आप लोगों को इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी डाउट वाली नहीं है, ठीक है। अगर मैंने थोड़ा सा भी आपको समझाने में अगर मुझे सक्सेस मिली होगी तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि ये स्टोरी क्योंकि एक फिक्शनल स्टोरी है तो इसमें फिक्शन में कुछ भी हो सकता है ना। आप लोग ये सोचे कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि कोई एक इंसान दूसरे वर्ल्ड में कैसे जा सकता है ना। यहाँ पे हम लोगों ने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं जिसमें सारी इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होती हुई दिखी हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर जो प्रोफेसर की ये जो जर्नी थी और उस वर्ल्ड में उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुए, इस पे क्वेश्चन आंसर ज़रूर आएगा। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन आता नहीं है तो बहुत ज़्यादा स्टोरी को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन पॉइंट्स है वो क्लियर कर लीजिएगा अपने माइंड में, कोई भी डाउट लेके एग्जाम हॉल में मत जाइएगा। और इन केस अगर किसी स्टूडेंट को एक स्टोरी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगती है, नहीं क्लियर होती है, तो मैं फिर ये सजेस्ट करूँगी कि चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं, आप दूसरे ऑप्शन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, बाय बाय।